बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पिछली क्लास में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। हमने कहा था कि जब किसी मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है तो उसका रोटेशनल लेवल के साथ साथ वाइब्रेशन लेवल भी चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं, जितनी ऊर्जा की हम देंगे वो आईआर रीजन की होती हैं, इसलिए इसको हम आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें वाइब्रेशन और रोटेशनल लेवल दोनों चेंज होते हैं, इसलिए इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हमने पिछली क्लास में हमने जाना था कि वो 3 प्रकार के रीजन होते हैं, नियर आईआर, आईआर और फार आईआर रीजन, उसके बारे में सीखा था। इसके अलावा हमने सीखा था कि इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में कि सैंपल सेल किसका बना होता है, रेडिएंट सोर्स किसका होता है, मोनोक्रोमेटर क्या है और किसके क्या फंक्शन करता है, किसका बना होता है, डिटेक्टर और रिकॉर्डर के बारे में हमने जाना था। और हमने कहा था कि रिकॉर्डर में हमें परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस या परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसका एनालिसिस करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर लेते हैं या फिर उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन या पहचान कर लेते हैं। इतना हमने पिछले एपिसोड में हमने सीख लिया था। अब हमें सीखना है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, या जिसको हम कंपन की सामान्य विधा कहते हैं या फंडामेंटल वाइब्रेशंस, मूलभूत कंपन कहते हैं। बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। हमने इससे पहले जो 3-4 क्लास पहले पढ़ा था वो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम या जिसको हमने स्वतंत्रता की कोटि कहा था। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है। आप पिछले एपिसोड देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हमने कहा था कि कुल स्वतंत्रता की कोटि का मान 3n होता है। अब ये डिपेंड करेगा वो कितना है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो n=2 हो जाएगा, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 हो जाएगी। अगर वो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है जैसे H2O तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने कहा था कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n होती है। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि उसमें से ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किस किस में रहती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल में। स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि और इसके अलावा कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। हमने यह भी सीखा था कि जो स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि होती है वो फिक्स है, वो हमेशा 3 होगी। घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि या जिसको हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहे हैं, यदि मॉलिक्यूल लीनियर है तो 2 होगी, नॉन लीनियर है तो 3 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जितनी भी बची हुई हो गई, ये हमने सीखा था, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है या कंपन की स्वतंत्रता की कोटि होती है। जैसे मान लीजिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 9 है उसमें, और वो मॉलिक्यूल लीनियर है तो 3 उसकी ट्रांसलेशनल हो गई, 2 उसकी क्या हो गई, रोटेशनल, तो 3 और 2 5, बची हुई 4 क्या हो गई, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रकार से हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या कंपन की स्वतंत्रता की कोटि निकाली थी। इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम ये सीख रहे हैं, कोई आपसे ये पूछे कि हमें आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों मिलते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आपसे ये करेगा कि हमें आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों मिलते हैं या किस कारण से मिलते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन के कारण। बहुत ध्यान से बात सुने कि आईआर में एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों मिलते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप कहोगे अणुओं में कंपन के कारण। जब कभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसमें मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक लेवल उसका चेंज नहीं हो रहा, बल्कि इसमें केवल वाइब्रेशनल लेवल चेंज हो रहा है, इसमें केवल कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस के कारण, कंपनों के कारण हमें इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। अब इससे और आगे की बात सुनो कि मॉलिक्यूल में कंपन होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, और ये वाइब्रेशन बहुत प्रकार के होंगे। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा, एक सरल अणु से जटिल अणुओं की ओर जाएगा, तो वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। फिर ध्यान से बात सुने, जैसे जैसे यह सरल अणु से एक जटिल अणु की ओर जाएगा, जैसे जैसे यह द्विपरमाणविक अणु से बहुपरमाणविक अणु की ओर जाएगा, यानी कि जैसे एक तो हो केवल H2 और एक को मान लो K2Cr2O7। अब देखो K2Cr2O7 में कुल मिला के 9 एटम्स हो गए, 2 पोटेशियम के, 2 क्रोमियम के और 7 ऑक्सीजन के। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे जैसे ये मोनोएटॉमिक से या डायएटॉमिक से ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, यानी कंपनों की संख्या में भी वृद्धि होती चली जाएगी, और साथ में टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस यानी कि कंपनों के प्रकार भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इससे और आगे की बात सुनो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
उनमें कुछ ना कुछ कंपन ऐसे होते हैं जो लगभग सभी मॉलिक्यूल में मिलते हैं। तो ऐसे कंपन जो लगभग सभी मॉलिक्यूल में मिलते हैं उनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस या मूलभूत कंपन कहते हैं। ये वे कंपन हैं, ये वे वाइब्रेशंस हैं जो लगभग सभी मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे। ठीक है। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से मतलब क्या? इससे मतलब ये कि मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो अपने एक्सिस के चारों तरफ वाइब्रेशन करते रहते हैं। वो पहले मीन पोजीशन पर आएंगे, फिर वो उससे डाइवर्ट होंगे, थोड़ा सा उनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर वापस से मीन पोजीशन पर, उसके बाद में वापस उनमें डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार जैसे कि पेंडुलम वर्क करता है, ठीक इसी प्रकार से ये मीन पोजीशन से दोनों ओर या चारों ओर ये कंपन या वाइब्रेशंस करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशन से बार बार गुजरने के बाद में। तो इस प्रकार के ये डिफरेंट वाइब्रेशंस करते हैं। उनमें से वे वाइब्रेशंस जो सभी मॉलिक्यूल में मिलते हैं उनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि वाइब्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस या फिर फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस, एक तो होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और एक होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं तनन कंपन और इसको कहते हैं बंकन कंपन। तनन कंपन और बंकन कंपन। ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा कहलाता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब ये समझो ये है क्या, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है क्या। देखो जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बात समझ रहे, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस मेन पोजीशन से ये इस ओर जा रहा है और ये इस ओर जा रहा है, मान है ना। अब यदि ये दोनों ही मेन पोजीशन से दूर जाए और दोनों ही मेन पोजीशन के पास है, एक साथ ये दूर जा रहे हैं, एक साथ ये पास आ रहे हैं। पहले मानो यहाँ पर है मॉलिक्यूल और उसके बाद ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके बाद यहाँ पर आ जाए, एक साथ ये पास आ रहे हैं। तो इस तरह के वाइब्रेशंस जिसमें एक साथ ये मेन पोजीशन से दूर जा रहे हैं, एक साथ मेन पोजीशन के पास आ रहे हैं, माध्य स्थिति के पास आ रहे हैं, ऐसे और इनमें हो क्या रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच का मतलब क्या, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। इसमें बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा, बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, बंध तल परिवर्तित नहीं हो रहा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल परिवर्तित नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ। केवल यहाँ पर बंध लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। और बंध लंबाई में किस प्रकार का परिवर्तन, वाइब्रेशंस को आप ध्यान से देखो। मान लीजिए मेन पोजीशन है, ये दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशन मेन पोजीशन के दोनों तरफ। और ये भी आप देख रहे हो कि एक साथ ये दूर जा रहे हैं, एक साथ पास आ रहे हैं, एक साथ दूर, एक साथ पास। क्या हो रहा है, बॉन्ड में स्ट्रेच आ रहा है, और स्ट्रेच भी कैसा है, सिमेट्रिक स्ट्रेच है, एक सममित तनन है। तो हमने क्या कहा उसको, सममित तनन कंपन या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब एसिमेट्रिक भी आपके समझ में तुरंत आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ये मेन पोजीशन है, यहाँ पर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, अगर ये इसके पास आ रहा है, ये मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ये इससे दूर जा रहा है। अगर यहाँ ये दूर जा रहा है तो ये इसके पास आ रहा है। तो ऐसे वाइब्रेशन, इसमें भी केवल क्या है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये किस तरह से होगा, मान लीजिए मेन पोजीशन है, ये इस तरह से, आप समझ रहे हैं, ये मेन पोजीशन की तरफ गए दोनों, और ये पास में गया, ये दूर चला गया, ये मेन पोजीशन के पास आया, इसकी सेंटर के पास में, और ये दूर चला गया। तो इस प्रकार से अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं तो क्या कहेगा, ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिक कैसे था, इस प्रकार से, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, वो अपनी मेन पोजीशन, अपने माध्य स्थिति के चारों ओर वो कंपन करता रहेगा। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इस प्रकार से, ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, जा रहा है अपने माध्य स्थिति के द्वारा। जैसे मान लो इसकी मेन पोजीशन ये मान लें इस एटम की, तो ये इससे इधर जाएगा, ये इससे इधर आएगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार का कंपन जो करेगा, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या असममित तनन कंपन कहलाता है। तो हमने सीखा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या तनन कंपन, इसमें केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब बात करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस की। बेंडिंग वाइब्रेशन जिसको हम बंकन कंपन भी कह रहे हैं। ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन है ये दो तरह के हैं, एक तो इन प्लेन और एक है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन,
आपके बात तुरंत समझ में आ रही होगी। तल के एक ही तल में, इसको कहेंगे इन प्लेन, मतलब एक ही तल में, एक ही तल में, और ये विभिन्न तल में, या तल से बाहर या तल से अंदर। ठीक है। अब यहाँ इन प्लेन जो वाइब्रेशंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रॉकिंग और एक होता है सीजरिंग। और आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैगिंग और एक होता है ट्विस्टिंग। वैगिंग और ट्विस्टिंग, इनको समझने की कोशिश करें कि रॉकिंग, सीजरिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग क्या है। एक ही प्लेन का मतलब क्या? इसका मतलब ये यहां पर बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं होगा। बॉन्ड प्लेन कैसा रहेगा? अनचेंज्ड, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बॉन्ड एंगल में गेट चेंज, बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी परिवर्तित हो सकता है। बॉन्ड लेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज क्या हो सकता है इसमें? बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझो ये होगा कैसे। रॉकिंग की बात करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहां पर ये मेन पोजीशन, एक एटम ये मान लेते हैं और एक एटम ये मान लेते हैं, और ये इस साइड में अगर जा रहा है वाइब्रेशन करते समय और दोनों ही एक साथ इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम रॉकिंग कहते हैं। ये रॉकिंग वाइब्रेशंस है। अगर हम बात करें सीजरिंग की, यदि ये इस साइड आ रहा है सेंटर की तरफ, तो ये भी इस साइड आएगा। सीजरिंग को समझने की कोशिश करें, और दोनों ही एक साथ दूर जाएंगे। अब यहां जरा ध्यान से देखो, यहां पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं आ रहा है, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। ऐसे समझो आप, मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर दो एटम्स हैं। यदि ये इस तरह का वाइब्रेशन कर रहे हैं, प्लेन सेम है, ये मानो हम प्लेन माने, इसको हम प्लेन माने, तो ये एकदम सेम प्लेन में वाइब्रेशन कर रहे हैं और इनमें बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये वाइब्रेशंस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये रॉकिंग कहलाता है। सीजरिंग का मतलब क्या? कैंचीनुमा कंपन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इनका ये दोनों एक साथ मेन पोजीशन पर आ रहे हैं, एक साथ दूर जा रहे हैं, ये सीजरिंग है, ये इसको हम कैंचीनुमा कंपन कहते हैं। अब इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ये एक साथ पास जाएंगे, ऐसे आएंगे फिर दूर जाएंगे, एक साथ पास आएंगे दूर जाएंगे, इस प्रकार का वाइब्रेशन। बॉन्ड एंगल इसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सॉरी बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, इसमें बॉन्ड प्लेन चेंज नहीं हो रहा। इसमें ना तो इसमें बॉन्ड प्लेन चेंज हो रहा है, ना इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं वैगिंग की। और वैगिंग है किसका? आउट ऑफ प्लेन। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर बॉन्ड प्लेन चेंज होगा, बॉन्ड प्लेन चेंज होगा। पहली बात तो बंध तल परिवर्तित होगा, और बॉन्ड एंगल में गेट चेंज, बंध कोण परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन बॉन्ड प्लेन तो निश्चित रूप से चेंज होगा, और बंध इसकी जो लंबाई है, बॉन्ड लेंथ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको समझने की फिर कोशिश करें। ये कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल, हम इसको प्लस कह रहे हैं मतलब अबव द प्लेन, और माइनस मतलब बिलो द प्लेन। तो एक साथ, जैसे मानो ये प्लेन है, ये एक साथ इसके तल के बाहर आएंगे दोनों, और एक साथ तल के नीचे की ओर जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे ये कैसा हो जाएगा? वैगिंग। वैगिंग मतलब झूले नुमा कंपन। अगर आपको याद हो, झूला इस तरह से एक साथ आता है पीछे, फिर पीछे की तरफ जाता है, तो ये झूले नुमा कंपन होंगे। और यदि ऐसा होता है कि इसका एक एटम तल के ऊपर आए अबव द प्लेन, तो दूसरा बिलो द प्लेन हो, ये बिलो द प्लेन हो तो ये अबव द प्लेन हो, तब ये कहलाता है ट्विस्टिंग। बॉन्ड प्लेन इसमें भी चेंज हो रहा है, बॉन्ड प्लेन इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार वापस से समझने की कोशिश करें सारे वाइब्रेशंस को। देखो, पहले बात करेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में भी सिमेट्रिक, तो यदि इस प्रकार का है तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, समझ में आ गया? इस प्रकार का है तो बताओ क्या होगा? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले रॉकिंग। ये रॉकिंग वाइब्रेशन है, प्लेन समान है, बॉन्ड एंगल कोई चेंज नहीं, बॉन्ड लेंथ कोई चेंज नहीं, लेकिन वाइब्रेशन है। ठीक है। ये सीजरिंग, कैंचीनुमा कंपन, इस प्रकार से।
ये कैंचीनुमा कंपन हो रहे हैं। ये तल है, मान लीजिए ये तल है, ये इस तरह से जा रहा है, या हम इसको ऐसे मान लें झूले नुमा कंपन को। ये कोई प्लेन है, ये तल के ऊपर आपकी तरफ टुवर्ड्स रीडर या टुवर्ड्स व्यूअर, और उसके बाद ये तल के पीछे की ओर। ये कैसा होगा? वाइगिंग, झूले के समान कंपन। और यदि ये इस प्रकार से है, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। तो इस प्रकार से ये वो कंपन है, वो जो वाइब्रेशंस है जो लगभग सभी मॉलिक्यूल में मिलते हैं, और इनके कारण से, इन वाइब्रेशंस के कारण से हमें क्या मिलता है? आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, और इन्हीं सबको हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस या फिर फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो डिटेल में आप पहले कि वाइब्रेशंस क्या है, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और ये किस किस प्रकार से इनमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड प्लेन में क्या चेंज आता है, इसको आप डिटेल में विद डायग्राम बना देंगे।